नावल्स फॉरएवर में खुशामदीद। नावल शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे नावल्स लाती रहूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपने नावल को। जना टर्मिनल के बाहर उसकी बेताब निगाहें किसी शनासा चेहरे की तलाश में भटक रही थी जब दराज कामत वो शख्स स्याह सूट में गजब के स्मार्टनेस समेत निकसिक से तैयार बिल्कुल उसके करीब आते ही ज़रा सा झुका और सूटकेस उठाते हुए उसे अपने साथ आने का इशारा करता हुआ मजबूत कदम उठाता यूं एतमाद से पलट कर चल दिया जैसे वो उसके उसी इशारे की ही तो मुंतजिर थी। दिन दहाड़े इस किस्म की वारदात उसके 14 तबक रोशन कर देने को काफ़ी थी। बुरी तरह से बदहवास होती वो सरहद से पीछे लपकी। अरे रे मिस्टर, बात सुनिए। आप यू आर आयशा अफंदी फ्रॉम यूके राइट? उसकी बात अधूरी रह गई। पढ़कर उसकी आंखों में झांक कर कही गई ये बात सवालिया हरगिज़ नहीं थी कि वो कुछ बोल पाती। लहजा पुर एतमाद ही नहीं ठोस भी था। आशी जो अपनी धुन में बर्क रफ्तारी समेत बढ़ी थी यूं अचानक रुकने और पड़ने पे खुद को उसके फुलादी शाने से बुरी तरह टकराने से किसी तरह भी ना बचा पाई। यस राइट, जवाबन वो उसे घूर कर यहीं कह पाई थी जबकि वो उसी बेनियाजी और एतमाद समेत लंबे लंबे डग भरता हुआ आगे बढ़ा था, ये देखे बगैर कि वो उसके पीछे आ रही है या नहीं। आप ताया अब्बा के बेटे हैं? सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। सूटकेस और बैग गाड़ी की डिग्गी में रखने के बाद उसके लिए फ्रंट डोर ओपन करता हुआ वो खुद घूमकर ड्राइविंग सीट संभाल चुका था। गाड़ी उसके बैठते ही एक झटके समेत हरकत में आई थी। कुछ देर बाद बाहर के नज़ारे में मगन रहकर वो उसकी सिमत मुतवज्जह होती गुफ्तगू का आगाज़ कर गई। दूसरी सिमत बला की बेनियाजी और बेएतनाई देखने में आई। वो खामोशी से गाड़ी ड्राइव कर रहा था जैसे नरमो नाजुक बेतहाशा हसीन व दिलकश पैकर उसके पहलू में मौजूद ही न हो। उसकी यही बेनियाजी आयशा को ठटकाने का बाइस बनी बैठी थी। वो ज़रा सा रुख फेर के उसका जायज़ा लेने पे मजबूर हुई थी। लंबा तड़गा मजबूत चौड़ा सरापा गजब की मर्दानगी समेटे उसके रूबरू था। सुर्खों सफ़ेद रंगत और तीखे नकूश सिल्वर नाजुक फ्रेम की पार रोशन बादामी आंखें, वो दिल की धड़कन को गैर मामूली हद तक बढ़ा देने वाली सैर अंगेज़ मगर बारोब शख्सियत का मालिक था। जी, तारुफ अगर बहुत ज़रूरी है तो मैं उस्मान हैदर हूँ, आपके बड़े अब्बा का सबसे बड़ा बेटा। खुश्क तरीन रूखा लहजा सामने वाले के हौसले पस्त करने को काफ़ी था। आयशा जो हनूज उसे देख रही थी इस कदर रखाई से दिए गए जवाब पे अच्छा खासा चौंक कर बगौर उसे देखने लगी थी मगर वहाँ हनूज बेअन्याजी का आलम था। उस्मान हैदर उसके फड़फड़ाते लबों से निकला था। उसके दिलो दिमाग में जैसे आंधियां सी चलने लगी थी। उस्मान हैदर ने एक निगाह उसके मुतगैर चेहरे को देखा था और फिर से विंड स्क्रीन पर निगाह जमा दी। आफरीदी पैलेस में उसका बहुत पुरजोश और वहालाना इस्तकबाल किया गया था। दादो तो कितनी देर तक उसे लिपटाए रोती रही। इधर उधर की बातों के दौरान हीरा, आपी, निदा और सारा के अलावा नूमी और फुरकान भी उसके आसपास मौजूद मुसलसल बोलते रहे। इतनी जल्दी वो लोग उससे बेतकल्लुफ़ हुए थे कि वो दिल ही दिल में हैरान हुई। उनके दिलों की मोहब्बत और खलूस को सराहती रही थी। अम्मी जान यानी ताई अम्मा ने आकर उसकी भूख और थकन का एहसास दिलाया। तब हीरा और सारा उठकर किचन में भागी थी। ये क्यूट बेबी कौन है? उसने 4 साल हनान के फूले हुए गाल को नरमी से छू कर निदा से इस्तफार किया तो निदा जो किसी बात पे नोमी से उलझ रही थी उसकी सिमत मुतवज्जह होते ही मुस्कुरा दी। हीरा आपी का बेटा है, हीरा आपी का। वो ज़रा सा हैरान हुई। वो तो उन्हें भी निदा और सारा की तरह अनमैरिड ही समझती थी। निदा हनान को गोद में लेकर प्यार करते हुए हुनकारा भर के रह गई। क्या हीरा आपी रहने के लिए आई है? उनकी शादी कहाँ हुई है? सॉरी यार, दूरी के बड़े मसले होते हैं। शर्मिंदगी के भरपूर एहसास में खजालत से कहती वो निदा के मुतगैर चेहरे पे ध्यान नहीं दे पाई थी। आपी यहीं होती हैं? उनकी शादी इस्लामाबाद हुई थी मगर में कुछ ऐसा दर्द पोशीदा था जो छुपाए नहीं छुपा। आयशा कुछ चौंक कर बगौर उसे देखती गई, गोया मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश करने लगी। शादी के सिर्फ 1 साल बाद ही आपी को तलाक हो गई थी। तब से ये हमारे साथ है। हनान के गिर्द बाजों का आसार बनाते थोड़ी उसके सर पर टिकाए वो नज़रें चुराए कह रही थी। उसका नम नम लहजा आयशा को गुमसुम कर गया। हीरा आपी का रिजर्व सा अंदाज और भीगी भीगी वीरान आंखें इंतहाई सादा रूप खुद उन पे बहुत टूटने वाली अलमनाक दास्तान को गवाह था। आशी, चाय यहीं ले आओ या फिर? नहीं आपी, मैं यहीं सबके साथ पीऊंगी। हीरा आपी के अचानक आमद पे वो हड़बड़ाते हुए सीधी हुई और फिलफौर उठ खड़ी हुई। एक मगरूर सा चेहरा उसे वहाँ से उठने पे उकसा रहा था। अपनी पल भर में बदलती इस कैफियत पे वो हैरान ज़रूर हुई अगर जो उस पर गौर करती। उसकी डिस्टर्बेंस के ख्याल से सारा और निदा ने अपना बेडरूम उसके लिए खाली कर दिया था और ख़ुद हीरा आपी के रूम में शिफ्ट हो गई थी जबकि हीरा आपी ने उसके तमाम ड्रेसेस सूटकेस से निकालकर प्रेस करने के बाद सलीके समेत रात ही उसकी वार्डरोब में लटका दिए थे जबकि निदा और सारा ने उसकी इस्तेमाल की तमाम अशिया को वॉशरूम और ड्रेसिंग टेबल पर सेट कर दिया। तो हल्की हल्की बातों के दौरान जिस तरह उन्होंने मिनटों में ये काम निपटाए थे आयशा
उनके सुगड़ापे और सलीके की कायल होकर रह गई। रात जगह अजनबी होने की बदौलत उसे बहुत देर से नींद आई। शायद यही वजह थी कि सुबह आंख खुली तो 9:45 हो रहे थे। हीरा अपी कुछ देर कबल ही उसे जगा कर गई थी ताकि वो फ्रेश हो ले और ख़ुद उसके लिए नाश्ता बनाने चली गई, जबकि वो अभी तक कसलमंदी समेत बिस्तर में दराज जमाइयाँ ले रही थी। सारा, निदा, कहाँ हो भाई, कब से बुला रहा हूँ। दरवाज़ा हल्के से नॉक करता हुआ वो पुकारता अपने ध्यान में अंदर आया था। आयशा, जो रात और शाम महज उसे एक निगाह देखने की चाह में सबके साथ चाय और खाना खाने लगी गई थी, मगर मायूसी के सिवा कुछ हाथ नहीं आया। अब उसे यूं गैर मुतवक्का तौर पर अपने रूबरू पाके यकलक उठ के बैठ गई। आप? जबकि वो उसे वहाँ देखकर झटका खाकर थमा था। पूरे कमरे में घूमकर उसकी मतलाशी निगाह उसकी सिमत उठते ही खफत ज़दा अंदाज में फिलफौर झुक गई। ब्लैक नाइटी में बेतकल्फाना अंदाज में दोनों हाथ उठाकर बालों को कैचर में जगड़ती वो अपनी बहका देने वाली खूबसूरती के बावजूद उसके चेहरे पर नागवारी की शिकने फैला गई। अगले ही लम्हे वो लब भींच कर पलटा, तब वो बेसाख्ता पुकार गई। उस्मान के वजूद को खफीफ सा झटका लगा था। निदा और सारा यहाँ नहीं है, वो रात दूसरे बेडरूम में सोई थी। बहुत शुक्रिया इस इत्तला का, अगर मुझे पता होता वो लोग यहाँ नहीं तो मैं यहाँ आता भी नहीं। बहरहाल मैं माजरत खाऊं के। इट्स ऑल राइट उस्मान, आप मेरे फर्स्ट कज़न हैं, और फिर इसके अलावा। उस्मान ने झटके से पलटकर उसे देखा था। उसके अलावा? उसने तनफर ज़दा अंदाज में कहकर सर निगाहों समेत उसके सुर्ख पड़ते चेहरे को देखा, जिस पे इतने हसीन रंग बिखरे थे कि निगाह ठटक कर रुक जाती। आपको नहीं पता? उसने लर्जती पलकों की बाड़ उठाकर पल भर को उसे देखा और गुंग रह गई। उसके चेहरे पे मौजूद तासुर रात से झलकती नागवारी शदीद किस्म की बरहमी में ढल चुकी थी। तो गोया आप इस साबका अहद की तजदीद की ख्वाह हैं, जैसे हमारे बड़े भुला भी चुके। उसके लबों पे जहर खन फैला। आयशा का चेहरा फीका पड़ गया। व्हाट डू यू मीन? उसने हकला कर कहा। वो नखोत से सर झटक कर व्हाट डू यू मीन? उसने हकला कर कहा। वो नखवत से सर झटक कर उसे देखता पलट गया। मिस आयशा अफंदी, बेहतर होगा कि अपने बड़ों की तरह आप भी भूल जाएं। दरवाजे के पास पल भर को थम कर उसे अपनी सर्द निगाहों से देखता वो पता नहीं उसे मशवरा दे गया था या ऑर्डर, वो समझ नहीं पाई। अलबत्ता ये ज़रूर किया था कि बेड पे गिर कर ज़ोर ज़ोर से सर नफ़ी में हिलाने लगी थी। ऐसा मुमकिन नहीं। तुम्हें हमारे भाई कैसे लगे? निदा ने किसी बात पे ज़ोर से हंसते हुए बिल्कुल अचानक उससे सवाल कर लिया। बहुत डिसेंट, शानदार और इम्प्रेसिव, उसने बिला झिझक कह डाला था। मैं उस्मान भाई की बात कर रही हूँ, निदा ने हॉन्क होकर कहा था। उसके गुमान तक ना था वो इतनी सहूलत समेत ये सब कह देगी। मैं भी उन्हीं की बात कर रही हूँ, वरना फुरकान भाई और नौमी हरगिज़ इम्प्रेसिव और डिसेंट शख्सियत नहीं रखते। उसका मुस्कुराता हुआ लहजा साफ चुगली खा रहा था उसकी गैर संजीदगी और शोखी की। तुम्हें पता है वो तुम्हारे फियांसी हैं? इतनी बेशर्मी समेत अपनी राय का इजहार कर रही हो, शेम ऑन यू। निदा, जो उससे महज चंद माह बड़ी थी, उन गुजरे हुए दिनों में उससे इतनी बेतकल्लुफ़ तो हो गई थी कि यूं धप खाकर कहते हुए लताड़ के रख दिया। बहुत अच्छी तरह से पता है कि वो दुनिया का खुश्क तरीन रूखा फीका सा इंसान मेरे पल्ले बनने वाला है। हाय, मुझे तो अभी से खुद पे रहम आने लगा है। कैसे गुजरेगी एक अनरोमांटिक, रूड मगर बेइंतहा हैंडसम एंड चार्मिंग पर्सनैलिटी के साथ मेरी ज़िंदगी। आखिर में उसका काबिल रहम लहजा इंतहाई शोखी समोकर खनक सा गया था। निदा हंस हंस कर लुटपुट हो गई। सुनो, क्या वाकई तुम्हारे ब्रदर ऐसे हैं, रूड एंड एग्रेसिव, या फिर महज पोज करते हैं अपनी शख्सियत की शो मारने के लिए? वो अचानक संजीदा हुई। नहीं, वो सचमुच ऐसे ही हैं, यानी बारोब, रिजर्व और डिसेंट। निदा ने हंसी रोककर सुर्ख चेहरे समेत बताया। तो ऐसा करो, उन्हें बुशरा रहमान के नावल पढ़ाओ यार, या फिर इंडियन मूवीज़ दिखाओ। कसम से यार, मैं तो अपनी मैथ के सवालों जैसा खुश्क हस्बैंड बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकती। उसे मुसलसल शरारत सूझ रही थी। निदा के हलक से एक बार फिर हंसी का फुहारा छूटा था। निदा, इस भारी भरकम खुश्क आवाज़ पे निदा की तो हंसी थमी ही थी। आयशा भी अपनी जगह सुन हो गई। एक कप चाय, बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की, बनाकर मेरे कमरे में दे जाओ। साथ में अगर एस्प्रीन मिल जाए तो अच्छी बात है। इसी मदम भारी लहजे में कहता वो एक निगाह आयशा के सुर्ख होकर देखते झुके चेहरे पर डालता पलट कर चला गया। आयशा यूँ थी जैसे काटो तो बदन में लहू तक ना हो। अगर उसने वो सारी बात सुनी थी तो इससे आगे वो घबराहट में कुछ सोच न सकी। टीवी पे कोई म्यूजिकल शो बराह रास्त दिखाया जा रहा था। आतिफ असलम स्टेज पे उछल कूद करते हुए हाजरीनों नाजरीन को अपनी बेहंगम आवाज़ से पता नहीं बेजार कर रहा था या लुत्फानंदोज़। अब ये अपने अपने ज़ौक़ पे डिपेंड करता था। वो सब टीवी लाउंज में सोफे, फ्लोर के कुशन और कारपेट पे बेतरतीबी से पड़े टीवी की सिमत मतवज्जो होने के बजाय माल्टे, चाय और ड्राई फ्रूट से लुत्फानंदोज़ होने के साथ हंसी मजाक में मगन थे। नोमी और फुरकान की किसी बात पे बहस हुई थी, जो अब धुआंधार लड़ाई का रूप धार कर कुशन मार मोरके में ढल चुकी थी। कुछ फासले पे ब्लैक हॉफ
पैंट जिसके पहुंचे पे फर लगी थी और स्लीवलेस रेड टॉप में आयशा फ्लोर कुशन पे बैठी जोशीले नारों समेत इन्हें मजीद भड़काने की कोशिश में मसरूफ़ थी। जब ऐश ग्रे पैंट कोट में उस्मान हैदर अपने चौंका देने वाले वजीहा सरापे समेत हाथ में ब्रीफ केस लिए अंदर आया था। व्हाट नॉनसेंस, क्या हो रहा है ये? उसकी नागवारी चलकाती सर्द फुनकारती आवाज़ पे वो सब जैसे उसकी आम से बाखबर हुए थे और अगले ही पल अपना अपना मशगला तर्क करते जैसे फरागत के जामे में आ गए। हर वक्त बच्चों की तरह रिएक्ट करते हुए। शर्म आनी चाहिए आपको, पढ़े लिखे बाशऊर होके भी मार धार जेब देते हैं। कभी गौर किया? तल्ख तरीन निगाह इन झुके हुए सरों पर डालता ब्रीफ के सूफे पर उछालकर कड़े लहजे में कहता, वो टाई की नॉट ढीली करता हुआ जैसे ही पलटा, निगाह बिल्कुल साकत बैठी आयशा से उलझ गई। उसका हुलिया उसे लब भिंच कर निगाह का जाविया बदलने पर मजबूर कर गया था। निदा, मेरे लिए चाय मत बनाना। कमरे से निकलते हुए उसी वक्त अंदर आई निदा से कहता लंबे लंबे डग भरता हुआ निकलता चला गया। आयशा घबरा कर खड़ी हो गई। उस्मान हैदर के चेहरे की नागवार निगाहों का कसीलापन उसे बहुत वाज़ेह अपनी नापसंदीदगी से आगाह कर गया था। जब शाम को वो चेंज करने के बाद बाहर आई तो निदा ने पहले ही मकाम पे उसे टोका था, आशी ये ड्रेस चेंज कर लो। बट वाई? वो हैरान हुए बिना नहीं रह पाई। इसलिए कि भाई को बिल्कुल पसंद नहीं, सो प्लीज़ आशी। मगर मेरे पास इसी किस्म के ड्रेसेस हैं, उसने बेचारगी समेत कहा। तुम ऐसा करो, मेरा कोई भी ड्रेस सूट पहन लो। मगर ओके भाई, अब ड्राओ तो मत, मैं तुम्हारे एंग्री ब्रदर के आने से पहले चेंज कर लूँगी। ऑफ कोर्स, मुझे उन्हें खफा तो नहीं करना। उसने कुछ इस अंदाज में शर्मा कर कहा था कि निदा हंस पड़ी थी, जबकि वो शुगल बेले में खोकर वक्त पे ध्यान नहीं दे पाए थे। अभी तक तुमने चेंज नहीं किया था। निदा को तशवीश हुई। ओके इट्स ऑल राइट, अब कर लूँ जाकर? उसके शर्मिंदगी और खजालत भरे अंदाज में सर झुकाने पे वो नरमी से कहती उसके शाने थपक कर बोली तो आयशा लब को चलती हुई अपने कमरे की जानिब चली गई। जब वो यहाँ आ रही थी तब मम्मी ने उसे ख़ास ताकीद की थी कि वो इस किस्म के लिबास वहाँ ले कर ना जाए, तो उसे शदीद किस्म का इख्तलाफ हुआ था। मगर क्यों? जब मैं यहाँ पे कपड़े पहन सकती हूँ तो वहाँ क्यों नहीं? मैके और ससुराल में यही फ़र्क है। मैके में लड़की जो कुछ नहीं भी करती ससुराल जाके करना पड़ता है। मम्मी ने नरमी से गोया समझाया था। एक दो बार पहले भी गुफ्तगू के दौरान वो उसे बता चुकी थी कि जब उसकी पैदाइश हुई थी उसके ताया ने तभी उसे अपने सबसे बड़े बेटे उस्मान हैदर से मंसूब कर दिया था कि दोनों की उम्र में कमोबेश 11-12 सालों का फ़र्क था। इसके बावजूद जब उन्होंने अपने दोनों छोटे बेटों को छोड़कर उस्मान के लिए उसे मांगा तो पापा ने भी ये सवाल नहीं उठाया कि उम्र का ये फ़र्क उनके दरमियान कोई मसला खड़ा करेगा, क्योंकि उनकी ज़िंदा जावेद मिसाल उनकी अपनी ज़िंदगी थी। मम्मी उनसे पूरे 11 साल छोटी थी। ताई अम्मा की ही छोटी बहन थी और उनकी पापा से लव मैरिज हुई थी। दोनों की ज़िंदगी इतनी खूबसूरत थी तो फिर उनकी बेटी अपने से 12 साल बड़े शौहर के साथ क्यों खुश नहीं रह सकती? आपको पता है मम्मा, बचपन के ये नाते फजूल बात है, फिर भी आपने मुझे इस बेहुदा रस्म की भेंट चढ़ाया। खुद सोचे, जिस शख्स को मैंने देखा तक नहीं उसके साथ ज़िंदगी कैसे गुजार सकती हूँ? वो नए दौर की लड़की थी, अपनी पसंद और मर्ज़ी को अव्वलियत देने वाली। उस बात से आगाह होते ही मुँह ज़ोर घोड़ी की तरह बदकी थी। उस्मान हैदर बहुत नाइस लड़का है, जानती हूँ बहुत अच्छी तरह से उसे। कुछ भी कहने से कबल उसने एक बार मिल लो, मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हारा जवाब अस्मात में होगा। अच्छा? वो तंजन हंसी थी। अगर आपका भरोसा कायम ना रह सका, वो अपने से 12 साल बड़ा आदमी मुझे पसंद ना आया तो? उसने तमस्खर से पूछा था। तब की तब देखी जाएगी। मम्मी ने गोया बात ख़त्म करनी चाहिए, मगर वो इस बात को यूँ ख़त्म नहीं कर सकती थी। कोई हतमी रंग दिए बगैर जब ही जिरा पे उतरते हुए बोली थी, तब मैं उसे शादी नहीं करूँगी। मम्मी ये सुन ले, ज़िंदगी मेरी है और उस पर सबसे ज़्यादा हक भी मेरा है। मैं उसे उस किस्म की रस्म रवाज के भिंड नहीं चढ़ा सकती। उसका लहजा तन्नुफर ज़दा और बेलचक था। मम्मी कुछ देर तलक उसे देखती रही थी, फिर कुछ कहे बगैर चली गई और तब उसने महज जिद में आकर तमाम कपड़े रखे सिवाय शलवार के। ये नहीं था शलवार सूट के। ये नहीं था कि वो ये कपड़े पहनती नहीं थी, बस उसे ज़िद हो गई थी। उसे अपनी नाजुक इंदाम, खूबसूरती और दिलकश सरापे का बहुत जाम था। उस्मान हैदर कैसा होगा उसने इस पे सोचा ही नहीं। वो बस इतना जानती थी अपनी खूबसूरती की पूरी तरफ जाकर करके वो उस उस्मान हैदर के ज़रूर 14 तबक रोशन करेगी और अगर वो उसे पसंद ना आया तो उसे ठोकर मार के चली जाएगी। मगर तकदीर को कुछ और मंजूर था। पहले ही कदम पे उसे मुँह बिल गिरा दिया। उस्मान हैदर की मकनातीसी शख्सियत के चाम में वो पहले ही निगाह में ऐसी जकड़ी कि अपना तमाम का तमाम तनतनहा भुला गई। याद था तो फ़कत ये कि वो शख्स उसकी मलकियत था और उसे उससे कोई नहीं छीन सकता। उस पर फ़कत उसी का हक था और बस। मगर जिस तरह उस्मान हैदर ने अब तक उसे इग्नोर किया था वो कदरे ठटक गई थी। क्या हो रहा है? किचन में आकर बास्केट से सुर्ख तरोताज़ा गाजर उठाकर कुतरते हुए वो उछल कर स्टोर पे चढ़ी थी।
गजरेला बना रहे हैं, वैसे तुम भी बनाना सीख लो क्योंकि ये भाई की फेवरेट डिश है। निदा ने तेज़ी से गाजरें कश करते हुए पलटकर उसे देखते हुए शौक़ी से फिक्रा उछाला तो उसका उजला रोशन चेहरा यखलक बेतहाशा सुर्ख पड़ गया। भाई आपी से खफा है। ये भी बनाने का एक ख़ास अंदाज़ है कि उन्हें उनकी पसंद की डिश प्यार से पेश की जाए और इसरार से खिलाई जाए। निदा मुसलसल चटखले छोड़ रही थी। फिर तो वाकई सीखना पड़ेगा, उस पर झुककर गुनगुनाने के अंदाज में बोली तो निदा ज़ोर से हंस पड़ी थी। बाय द वे आपी, वो आपसे खफा क्यों होते हैं? उसने कश की हुई गाजरें पतले में मुंतकिल करती हीरा आपी को देखकर इस्तफार किया तो उसकी कंधई चेहरा यखलक धुआं धुआं हुआ था और आंखें आन वाहिद में पानियों से छलकने को बेताब नजर आई। वह मुतहिर में इन्हें देखती रह गई जबकि लब को जलती सब कुछ छोड़ छाड़ सरहद से किचन से निकल गई। आयशा शर्त सी बैठी रह गई। इन्हें क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? निदा वो मामले की नज़ाकत को देखते हुए किसी तौर पे इस्तफार किए बगैर न रह पाई। एक्चुअली आपी के लिए एक प्रपोजल है। बहुत अच्छे लोग हैं, लड़का तो भाई का क्लास फेलो रह चुका है, पोस्ट भी अच्छी है। आपी को कहीं इत्फाकन देख लिया तो प्रपोजल भिजवा डाला। यहाँ से तमाम हकीकत जान लेने के बाद भी वो बाखुशी आपी को अपनाने पर आमादा है, मगर आपी कहती है वो मज़ीद रिस्क नहीं ले सकती। पता नहीं वो शख्स उनके भाई बेटे के बाप को प्यार दे भी पाएगा या नहीं, जबकि भाई अपने दोस्त की गारंटी देते हैं। निदा सर झुकाए बहुत मदम आवाज़ में बता रही थी। आयशा ने बेख्तियार गहरा सांस भरा। तो ठीक है, अगर आप ही रजामंद नहीं तो उस्मान को जबर नहीं करना चाहिए। वो अपनी ज़िंदगी को खुद अच्छी तरह समझती है। मगर आशी, ये भी तो देखो उनकी ज़िंदगी इस तरह कैसे? भाई है ना उनके, फिर पेरेंट्स भी अच्छी गुजर सकती है ज़िंदगी। उस्मान क्यों उनके उस बात को इशू बनाते हैं? वो तेज़ होकर बोली तो निदा कुछ चौंक कर उसे देखा। इसी में आपकी भलाई है। आयशा अपनी जज्बातियत में अपने बेटे के लिए सोच रही हैं, जबकि उनकी अपनी पहाड़ सी ज़िंदगी जो तनहा क्यों बिता रही है ना कि पेरेंट्स ही नहीं, उनकी फुल फैमिली है उन्हें हर तरह से सपोर्ट देने को। फिर वो क्यों कमज़ोर पड़ने लगी? बहरहाल मैं उस्मान से बात करूँगी, दो टोक लहजे में बोली तो निदा इस अचानक फैसले और जुर्रत पर मुतहिर रह गई। भाई से तुम? हाँ बिल्कुल, और तुम देखना मैं मनवा के भी रहूँगी। तुम जानती नहीं हो आयशा अफंदी की ताकत को। वो जाने किस जाम में मुस्काए थे। फिर निदा के रोकने बाज रखने के बावजूद वो उसी रात उस्मान से बात करने की खातिर उसके बेडरूम में चली आई। वो उसी वक्त बात लेकर निकला था, जीन्स पे सिर्फ बुनियान पहने। जिस वक्त वो बाहर आया उसके गुमान तक ना था कि वो उसकी मुंतज़िर होगी। तो तुम क्या कर रही हो वो यहाँ? उस वक्त बेड पर पड़ी शर्ट झुककर उठाते हुए वो अजलत भरे अंदाज में पहनकर जिस कदर तल्खी से बोल सकता था बोला था। उसके चेहरे पर मौजूद दर्शितगी और सर्दपन बहुत वाज़े अंदाज में बता रहा था कि इस तरह उसका वहाँ चले आना उसे किस दर्जा नागवार गुजरा है। मगर आयशा को गोया मुतल्लिक परवाह नहीं थी। मुझे जो बात आपसे करना थी वो यहाँ ही हो सकती थी। उसका इत्मीनान काबिल सताइश हरगिज़ नहीं था। उस्मान को इसकी डिठाई पे ताव आया था। ऐसी क्या बात है जो आप मौका महल देखे बिना मुझसे करने चली आई? जाइए अपने कमरे में, मैं कुछ भी कहना होगा सुबह कहिए। वो गोया अंगारे की मानद चटका। आयशा को पहली बार अहानत का एहसास जागा। वो साफ साफ लफ्ज़ों में उसे कमरे से निकल जाने को कह रहा था। क्यों यहाँ इस तरह मेरी बात सुनने में आखिर क्या कबाहत है? जवाब में तीखे चितौनों समेत बोली तो उस्मान हैदर दांत भेंचता हुआ उसे तपती नज़रों समेत घूरने लगा। बोलें, क्या कहना चाह रही हैं आप? उसने जैसे भरपूर जब्त का मुजाहरा किया था। हीरा आप शादी नहीं करना चाहती तो यकीनन उनका पहला तल्ख तजर्बा उन्हें ऐसा करने से रोक रहा है। फिर आप क्यों उन्हें फोर्स कर रहे हैं? वो छूटते ही बोली थी, यूँ जैसे ये खौफ हो कि वो अपनी ही बात से मुकर जाएगा। मिस आयशा अफंदी, आई थिंक दिस इज़ माई फैमिली मैटर, सो प्लीज़ आप इसमें इंटरफेयर ना हो तो बेहतर है, क्योंकि हम किसी भी बाहर वाले की मदाखलत अपने मामलात में बर्दाश्त नहीं कर सकते। इट्स क्लियर? अब जाइए यहाँ से। एक एक लफ्ज़ चबा कर कहता वो उस पर उसकी औकात इतने अच्छे अंदाज में वाज़ह कर गया था कि आयशा अफंदी फीके पड़ते चेहरे समेत तेज़ी से पढ़कर भागती कमरे से निकल गई। अपने कमरे में आने के बाद वो इस तजलील पे बहुत देर तक आंसू बहाती रही। पिछले 6 दिनों से वो दादी के साथ छोटे चचा के यहाँ थी। अभी कल सुबह ही फुरकान उस इतला के साथ हीरा आपी की मंगनी हो रही है उन्हें लेने आया था। दादो तो चली गई मगर वो नहीं गई थी। उस्मान हैदर का इंसल्टिंग रवैया याद करके उसका सामना करने का हौसला उसमें नहीं था। वो किसी तौर अब उस शख्स के सामने जाना नहीं चाहती थी। जब भी फुरकान और दादो को साफ इनकार कर दिया। फुरकान दादो समेत मायूस लौटा था। अभी कुछ देर कबल ही ताया अब्बा ने फ़ोन पर अपने चचा की फैमिली के साथ आने की ताकीद की थी कि मंगनी की रस्म आज रात को ही अदा होना थी। मगर उसका फिर भी कोई इरादा नहीं था, बल्कि उसने तो चचा की शहवार जो अपने दिसंबर टेस्ट की तैयारी के सिलसिले में घर पर रुक रही थी साथ ठहरने का प्रोग्राम बना लिया था। चचा चच्ची के जाने के बाद वो शहवार को चाय बनाने का कहती किचन में चली आई। चाय कपों में डेलते हुए उसने कॉल बेल की आवाज़ सुनी थी। ट्रे समेत बाहर आई तो शहवार उस्मान हैदर के साथ किसी बात पे मुस्कुराती हुई
बिल्कुल अचानक सामने आ गई। सफ़ेद खद्दर के शलवार सूट पे महरून स्वेटर पहने वो इतना शानदार नज़र आ रहा था कि आयशा की निगाह पल भर को उसके शानदार सरापे में उलझ कर रह गई। उस्मान भाई तुम्हें लेने आए हैं आयशी, शहवार मुस्कुरा कर बोली। ऑफ कोर्स, तुम उस घर की होने वाली बड़ी बहू हो, तुम्हारे बगैर ये तकरीब कैसे हो सकती है? शहवार ने शोखी से हंसकर कहा। आयशा ने भरपूर संजीदगी समेत निगाह का जाविया बदला तो महज एक पल को उसकी निगाह उस्मान हैदर की निगाह से चार हुई थी। ये तसादुम बहुत दिल धड़का देने वाला था कि वो उसी सिमत मुतवज्जा था और होंठ कुचल कर नजरें चुरा गई। मैं गाड़ी में मौजूद हूँ, जल्दी आइए, भरपूर संजीदा चेहरे समेत कहता वो पलटा तो शहवार बुखलाकर उसे पुकारने लगी। प्लीज़ भाईजान चंद मिनट तो रुकिए, चाय तो पिए। नो थैंक्स गुड़िया, चाय फिर कभी से, इस वक्त बाबा हमारे मुंतज़िर हैं। शाइस्तगी से माजरत करता हुआ वो मजबूत कदमों समेत बाहर निकला तो शहवार गला खनकार कर उसे देखने लगे। वो जो बेख्याली में उसके मजबूत चौड़े शानों को देखने लगी थी, खजल सी होकर उसे चाय का कप थमा दिया। पता है हमारे कॉलेज की अक्सर ब्यूटी क्वीन किस्म की लड़कियां उस्मान भाई की वजीहा पर्सनैलिटी पे फिदा हैं, तो मैं क्या करूं? वो तड़क कर कहती कमरे की जानब बढ़ गई। अरे अरे ये क्या भाई, बाहर इंतज़ार करे मोहतरमा, सुना नहीं आपने? शहवार बुखला कर कहती उसके रास्ते में हाइल हुई थी। मुझे नहीं जाना, इंतज़ार कर रहे हैं तो आई डोंट केयर, वो तड़क कर बोली थी। शहवार को अच्छा खासा चौंका गए। खफा उस्मान भाई से? उसकी गहरी निगाहें उसे अंदर तक खोज लेने पर कमर बस्ता थी। आयशा ने जवाब नहीं दिया। जाओ ना, उसने बाकायदा बाहर की सिमत धकेला। अपने घर से निकाल रही हो, माइंड कर लूँ तो? वो धमकाने के अंदाज में बोली थी। कर लो, मैं परवाह नहीं करती कि इस वक्त मुझे सिर्फ अपने बेइंतहा चार्मिंग से भाई का सबसे ज़्यादा ख्याल है जो नीचे गाड़ी में आपका वेट कर रहे हैं। वो हंसते हुए यूं ही उसे धक्का देकर बोली तो आयशा उसका हाथ झटकती भरपूर खफगी समेत कमरे से निकली थी। सीढ़ियाँ उतर कर बैरूनी हिस्से में आते ही वो बुरी तरह से चौंकी थी। अच्छी खासी तेज़ बारिश थी जो हवा की शिद्दत के बावजूद बहुत तेज़ी से बरस रही थी। भागते कदमों समेत पोर्टिक्यो में आते ही गाड़ी की हेडलाइट से उसकी आंखें चंदिया कर रह गई। उसके गाड़ी में बैठते ही इंजन जोर से घराया था और गाड़ी तेज़ी से हरकत में आते ही फराटे भरने लगी। उसने शिकायती निगाह अपने हमसफ़र पर डाली थी जो उस गज़ब ढाते मौसम में भी उसकी कुर्बत में इस दर्जा बेनियाज नजर आ रहा था। पता नहीं कैसे मनाया होगा हीरा को मैंने, यकीनन जबरन यही सोच रही हैं आप। उसकी तन निगाहें खुद पर जमी पाकर रसानियत से बोला तो आयशा अपनी जगह उछल कर रह गई। मुझे क्या, ये आप लोगों का खासतन ज़ाती मामला है और मुझे इसमें दिलचस्पी लेने का कोई हक़ नहीं है। बेअतनाई और रखाई से कहते भी उसका गला जाने क्यों रंध गया था। और हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था। गर्दन मोड़कर उसे देखता हुआ वो जिच करने वाली मुस्कुराहट समेत बोला तो आयशा दांत पीस कर रुख फेर गई। उसका जी चाह रहा था अपना सर पीट ले, ये दिल भी ना उसे अपने यूं गलत मौके पे पकड़े जाने पे ताव आने लगा। ओह शिट, गाड़ी एक झटके समेत रुकी। तब वो जो उसे सिरे से नज़रअंदाज किए बहुत ध्यान से तेज़ी से चलते हुए स्क्रीन पे वाइपर्स देख रही थी कदर चौंकी। उस्मान हैदर झुंझलाहट ज़दा अंदाज में गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश में मसरूफ़ था। उसने बेतनाई समेत निगाह का जाविया बदल डाला। विंड स्क्रीन पर गिरती फैलती बूंदें और इस पर हर सू बिखरा अंधेरा। माँ आसमान पे एक चमकती रोशनी से राड़े सी पड़ी और अगले ही लम्हे बादल बहुत ज़ोर से गरजे तो उसका दिल दहल कर रह गया। उस्मान हैदर मौसम की शिद्दत से बेनियाज अब गाड़ी से निकल कर बोनट उठाए झुका यकीनन खराबी दूर करने की कोशिश में मसरूफ़ था। उसका दिल बेतहाशा घबराने लगा। ये मौसम, ये तन्हाई उसके अंदर खौफ भर रही थी। बिना सोचे समझे वो गाड़ी से निकलकर उस्मान के करीब जा खड़ी हुई। दूसरा हट का एहसास जागा तो खौफ का ये एहसास कदरे ज़ाहिल हुआ था। खुद पे नरमी से बरसती बूंदों ने उसके एहसास को खुशगवारियत बख्शी। मनपसंद खुश शख्स की कुर्बत में यूँ बारिश में भीगने का एहसास इतना सहर अंगेज़, इस कदर खूबसूरत था कि वो सब कुछ भुलाकर उसी एक एहसास में गुम हो गई। और उसका ये एहसास बादलों की खौफनाक गिड़गिड़ाहट और बिजली के दिल दहला देने वाले कड़ाके पे टूटी थी। वो कुछ इस बुरी तरह से बदहवास होकर सरास में हुई थी कि नज़दीक खड़े उस्मान हैदर के ही वजूद में पनाह ले बैठी। ये सब कुछ इतना अचानक हुआ था कि अपनी जगह उस्मान चंद सानियों को बिल्कुल हकदक रह गया। वो तो सिरे से उसके बाहर आ जाने से बेखबर था। कुजा उसका यूं यकबारगी खुद से लिपट जाना उसके हवास ही मुंजवा उठे थे। ये क्या बदतमीज़ी, होश में रहो अपने। किस अहमक ने गाड़ी से निकलने का मशवरा दिया था तुम्हें? उसके डरे सहमे मुखड़े सिमटे नरमो नाजुक खुशबूदार सरापे को नहायत दर्शगी के साथ ज़ोर से दूर झटकते हुए सख्त मुश्तिल नज़र आया था। आयशा जो खौफ के आसार में इस गैर शऊरी तौर पर सरजद हो जाने वाली हरकत पे अभी ध्यान भी ना दे पाई, इस कदर शदीद रद्दोमल पे बिल्कुल हवास बाख्ता होकर ज़ोरदार झटके से संभले बिना लड़खड़ा कर किसी बेजान चीज़ की तरह गिरने जा रही थी कि उसके बाजू के सहारे
किनारे संभली थी। गोया हवासों में लौटते ही तड़प कर उसके आसार से निकली। आप क्या समझते हैं कि मैं जानबूझकर बात अधूरी छोड़कर वो फुनकारती हुई निगाह उस पर डालकर सरहद से भीगते गाल बेरहमी से रगड़ने लगी। इतनी गिरी पड़ी नहीं हूँ मिस्टर उस्मान, क्या समझकर आपने इस किस्म का सलूक किया मेरे साथ। वो रोहनसी होकर इस पर चढ़ दौड़ी थी। शदीद किस्म की अहानत उसके चेहरे को बना रही थी। कुछ नहीं, इस बात पे जान हल्कान करने की बजाय मोहतरमा आप गाड़ी में बैठिए, हमें घर भी चलना है। वो उसके बाद किता करता हुआ उसके लाल भभूका हुए चेहरे पे सरसरी निगाह डालकर आसानिया से बोला तो आयशा को जैसे आग लगी थी। बड़बड़ जलते हुए बोली थी, ये भूल है आपकी कि मैं इस वक्त तक कहीं नहीं जाऊंगी जब तक आप मुझे मेरी बात का जवाब, किसी फजूल बात का कोई जवाब मेरे पास नहीं है, समझी। आप बैठिए गाड़ी में। उसकी बात किता करता हुआ उसका हाथ पकड़कर एक ही झटके में फ्रंट सीट पे उसे पटखने के बाद वो खुद अंदर आकर बैठते ही गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। आयशा भीगती पलकों को झपकती हुई अपने हाथ की पुष्ट पे उसकी पुरहद्दत हाथ के लम्स को घूर रही थी, जो पूरी शिद्दत से अपना एहसास बख्शता हुआ उसके अंदर तशग्गी और नारसाई के अजीब एहसास को जन्म दे रहा था। उसने हीरा आपी से ये नहीं पूछा था कि वो जो अचानक इस शादी पे क्यों आमादा हुई। इसकी दिलचस्पी हर मामले में ना होने के बराबर रह गई थी। उस्मान हैदर के देखने के बाद पहला एहसास जो था वो पसंदीदगी का था, जो यकीनन उसकी ज़ाहिरी शख्सियत के साथ उसके दिलो दिमाग में पैदा हुआ था। मगर अब उसे लगा था जैसे अगर सिर्फ उस्मान हैदर उसकी ज़िंदगी में ना रहा तो कुछ भी नहीं रहेगा। गोया उसके लिए हर खुशी की ज़मानत उस्मान हैदर की ज़ात होकर रह गई थी। अपनी ये हार भी उसे अजीज़ तर होती अगर जो सामने वाले का रवैया इस कदर दिलशिकन, अहानत अमेज़ और रुखा ना होता। उसके नज़दीक तो आयशा फंदी की हैसियत कुछ भी नहीं थी। वो जानता था कि वहीं उसकी होने वाली शरीक ज़िंदगी है, उसके बावजूद वो उसकी ज़ात से बेनियाज था। तो वजह ज़ाहिर थी उसे उससे दिलचस्पी नहीं थी। ये भी हो सकता था कि वो किसी और में इन्वॉल्व हो। ये सोच ही उसके दिल को अथाह गहराइयों में उतार गई। फिर उसने बहुत गहराई समेत उसका जायज़ा लिया था। उसका ख्याल था वो महज पोज करता है, बन रहा है। वो वाकई उससे लाताल्लुक था, बेनियाज था। ये जान लेने के बाद वो इस कदर डिसहार्ट हुई कि उसे शदीद किस्म का बुखार हो गया। सारा घर उस पर उलट पड़ा, मगर एक वही था जिसे एक बार मुरव्वतन भी उसकी इयादत का ख्याल नहीं आया। जभी तो वो खड़े खड़े उसका हवाल पूछने नहीं आया था। फ़ोन पे मम्मी ने अपने आने की इतला दी तो इसने ये सोचकर सर झटक दिया कि हीरा अपनी शादी में शरीक होने के इरादे से आ रही होंगी। इस रोज़ वो बहुत दिनों बाद बिस्तर से निकली थी। सर्दी की शिद्दत अच्छे भले तंदुरुस्त इंसान को भी लहाफ में दबकने पे मजबूर कर रही थी। वो तो फिर बीमार रही थी। ताई अम्मा, हीरा आपी, निदा और सारा कोई भी उसे बिस्तर से निकलने की इजाज़त नहीं देता था। फिर दादो तो हर पल उसके सिरहाने रहती थी। वो उनकी नमाज में मसरूफियत और मुहवियत से फ़ायदा उठाती चुपके से निकल आई थी कि अब बिस्तर पर लेटे रहना उसके बस का रोग नहीं रहा था। सबके समझाने बुझाने और सबसे ज़्यादा अपने दिल से हार कर वो खुद को चेंज कर चुकी थी। जीन्स शर्ट और स्कर्ट ब्लाउज़ की जगह शलवार सूट और दुपट्टों ने ले ली थी। ये अलग बात कि दुपट्टा ओढ़ने की बिल्कुल आदत नहीं थी। जब भी हाथ में साथ लिए फिरती, इस वक्त भी बेड से उतरने से कबल उसने दुपट्टा उठा लिया था जो साथ साथ घसीट रहा था। उस्मान, अब तुम भी शादी कर लो, आयशा तो है ही यही, फिर खाला भी आ रही हैं। मेरा ख्याल है कि ओहो, ये बात तुमसे मुझ तक क्यों आ गई? लीव दिस प्लीज़। वो अपनी धुन में बहाल कमरे की जानिब आई थी, मगर अंदर से आती आवाज़ उसे वही ठटका गई। अपना नाम और वो भी उसी अंदाज में। उसके अंदर सनसनाहट और तजस्सुस का एहसास उभार गया था। तुम जानते हो ना कि किस शर्त पे मनवाया तुमने मुझे। अब उस काम को मज़ीद लेट नहीं होना चाहिए। कल ही अम्मी कह रही थी कि मैं तुमसे बात करूं। हिरापी का तनबीही लहजा बहुत कुछ जता रहा था। तो मैंने इनकार कब किया है, मगर प्लीज़ अभी नहीं। हिरा, कुछ वक्त दो मुझे। वो जैसे आजिज़ होकर बोला था। नो, बिल्कुल नहीं, अब हम मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकते। आयशा हम सबको कितनी पसंद है तुम जानते हो, और अम्मी चाहती हैं जल्द तुम्हारी शादी हो। फिर तुम क्यों इनकार कर रहे हो? ये भी जानते हो कि मैं सिर्फ इसीलिए मानी हूँ कि तुम अब मज़ीद इनकार नहीं करोगे, वरना मैं भी इनकार कर सकती हूँ। उसका लहजा धमकी अमेज़ था। उस्मान जवाबन हंस पड़ा। कम ऑन हीरा, क्या बच्चों वाली बातें कर रही हो? तुम अब कुछ नहीं कर सकती। शादी की डेट तक फिक्स हो चुकी है, और जहाँ तक मोहतरमा की बात है, प्लीज़, पसंद वो आप लोगों का है। मुझे क्यों कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है? पता नहीं अम्मी बाबा को क्या सूझी कि एक फजूल लड़की है मुझे बांध दिया। हरकतें देखिए मोहतरमा की, बिल्कुल अहमकाना। वो तनफर से कह रहे थे आयशा सख्ते के आलम में रहेगी, तो गोया हीरा अपनी इस वजह से मानी कि वो आयशा से शादी करे। गोया वो आमादा नहीं था, मगर अपनी बहन की ज़िंदगी संवारने की खातिर मान गया, अपना आप कुर्बान कर डाला। क्या वो वाकई ऐसी थी कि कोई ज़बरदस्ती ना चाहते हुए भी उसे अपनाने पर मजबूर हो जाता? उसके अंदर अखड़ पखड़ होने लगी, और वो आंखें इतनी तेज़ी से भीगी कि हर मंजर धुंधला गया। गोया वो इतनी बेहसियत थी कि अब इस तरह उसे किसी के सर थोपा जाता। मुंह पे हाथ रख के सिसकियाँ दबाती वो पलटी थी और तेज़ी से अंदर भाग गई। फिर मम्मी भी आ गई और पापा भी। वो किसी के नज़दीक ख़ास होती या नहीं, उनके नज़दीक ज़रूर थी। उनका अंदाज़ उसे इसके अल्तफ़ात, मोहब्बत और प्यार को महसूस करके हुआ वो बहल सी गई थी, मगर दिल पे रखा बोझ ना हटा जो उस फैसले की मरहून मन्नत था।
जो उसने उस्मान हैदर की इस रोज़ की गुफ्तगू के बाद किया था। चाहे दिल का खून करके सही, जबरन तो वो किसी के साथ को कबूल नहीं कर सकते थे, चाहे वो उसका कितना ही प्यारा क्यों ना था। अपनी अना और इज़्ज़त नफ्स को कुचल कर वो कभी खुश नहीं रह सकती थी। मम्मी ने जब उसे बताया कि वो बड़े अब्बा के बुलाने पे आई है, उनका इरादा हीरा की मेहंदी की रात उसका उस्मान हैदर से निकाह का इरादा है। सिर्फ निकाह नहीं, साथ ही रुखसती भी, तो एक पल को वो बिल्कुल गुमसुम हो गई थी। एक बार फिर उसे लगा था जैसे वो अपने फैसले पे कायम नहीं रह पाएगी, बिल्कुल वैसे जैसे उस्मान हैदर को सामने पाकर वो खुद को हारता, अंदर से पिघलता महसूस करती थी। इस शख्स को खुद गुनवाना इतना सहल तो नहीं था जितना उसने समझ लिया था। बस तुम जल्दी से अपना माइंड मेकअप कर लो। वैसे उस्मान मेरी तवक्को और सोच से कहीं ज़्यादा डैशिंग है, उसे ऐसा ही होना चाहिए था। जब भी तो मेरी चार्मिंग बेटी के साथ प्यारा लगता। उसके गाल नरमी से चूमकर उन्होंने जिस मोहब्बत से कहा था वो एक बार फिर उसकी आंखें भिगो गया। सॉरी मम्मी, मुझे उस्मान से शादी नहीं करना। क्यों? ये मत पूछिए, बस नहीं प्लीज़ मम्मी, मुझे फोर्स मत कीजिए, वरना शायद आपकी बेटी बुरी तरह से टूट जाए। भीगते हुए रंधे गले समेत कहती वो उठकर वाशरूम में बंद हो गई। फिर उसकी एक ना हाँ ही ना बदली। जिसने भी सुना हैरत व गैर यकीनी से साकन रह गया। पापा तो बिल्कुल खामोश हो गए थे और उन्होंने ये भी कह दिया था, अगर आशी राजी नहीं है तो मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। ये बात उन्होंने डाइनिंग टेबल पे सबकी मौजूदगी में की थी। वो बहुत शाइस्तगी समेत बड़े भाई से माजरत कर ली। उस्मान का सालन के डोंगे की सिमत बढ़ता हाथ वहीं साकन रह गया। उसने बैक वक्त बहुत सी निगाहों को खुद पे उठते महसूस किया तो लब भिंजता हुआ किसी को भी देखे बिना कुर्सी धकेल कर उठ गया। वो सब एक दूसरे को देखकर रह गए थे। बाबा के लबों से सर्द आह निकली जबकि अम्मी तेज़ी से उठकर अपने कमरे में चली गई। उसी रात किसी ने भी ढंग से खाना नहीं खाया, जबकि आयशा अपने कमरे में मौजूद उन तमाम बात से यकसर लाइल्म थी। मुझे हैरत है उसने इनकार क्यों किया। वो ऐसी तो नहीं थी कि यूं साफ मना कर देती। अम्मी को रह रहकर मलाल खा रहा था। बरसों पुराना ख्वाब जो उसे बहू के रूप में देखने का था अब बुरी तरह से टूटा था। वो बेसाख्ता रो पड़ी थी। उस्मान वही कुछ फासले पे मौजूद था। आज मायूं थी और किसी हद तक घर मेहमानों से भर चुका था। अखबार से निगाह हटाकर उसने एक निगाह माँ के आंसुओं से तर चेहरे को देखा और एक झटके से उठ चला गया। मेहंदी लगेगी तेरे हाथ, ढोलक बजेगी सारी रात, जाके तुम साजन के साथ, भूल न जाना ये दिन रात। वो अंदर आया तो वो लड़कियां बालियां ढोलक पे गीत गा रही थी। उसकी निगाहों ने इतने हजूम में आयशा को खोजा। तुझको देश पिया का भाई, तेरा सजना तेरे गुन गाए। वहाँ उससे एहसास हुआ था कि इतनी सारी आवाज़ें जो कुछ देर कबल उसकी हम आवाज़ थी बंद हो चुकी हैं, अब वो तन्हा गा रही है। ये एहसास होते ही उसे यकलक ब्रेक लगा था। घूर कर साथ बैठी कज़न्स को देखा तो उनकी निगाहों के ताक़ुब में देखते हुए यकलक सर्द पड़ी थी। ग्रे जैफर पे हाई नेक नुमा ब्लैक जर्सी पहने उसका शानदार सरापा दरवाजे के फ्रेम में इस्तादा था। उसे अपनी सिमत मतवज्जा पाके इसका दिल बहुत ज़ोर से धड़का। रुक गई, गाओ ना, इतना अच्छा गाना है। अपनी नर्वस होती निगाहों को कुतराती वो बज़ाहिर बहुत नॉर्मल अंदाज में बोली थी। मान भाई को पसंद नहीं ढोलक बजाना और गीत गाना, उनका ख्याल है ये हिंदुआना रस्मात है। हम तो उनसे छुप कर यहाँ कमरे में अपना शौक़ पूरा कर रहे थे। शवार ने तकरीबन उसके कान में घुसकर मालूमात बहम पहुँचाई थी। अच्छा, वो तंजन हंसी, इन्हें पसंद क्या है बस ये पूछ लो। उसका लहजा अज खुद तंजिया हो गया। आयशा प्लीज़ मेरी बात सुन लें, ज़्यादा वक्त नहीं, सिर्फ 5 मिनट लूँगा आपकी। चंद कदम बढ़ा के अब वो उसके हवासों पे छाया हुआ उसी से मुखातिब था। सॉरी, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुनना, सो प्लीज़ आप तशरीफ़ ले जाइए। दिल के बेहंगम अंदाज में धड़ धड़ मन्नत समाजत करने को सख्ती से नज़रअंदाज किए वो भरपूर तलखी से बोली। इतने सारे मजमे में जैसे मुकम्मल सकूत छा गया। एक्सक्यूज़ मी कज़न्स, प्लीज़ मुझे इनसे कुछ ज़रूरी बात करना है। उसके बरहमी चलकाते सुर्ख चेहरे से निगाह हटाकर वो अब अपनी कज़न से मुखातिब हुआ था, जो मानी खेज निगाहों समेत उसे देखती एक एक करके निकल गई। तब आयशा को उसके साथ तन्हा रह जाने का ख्याल सनसना के रख गया। खा नहीं जाऊंगा मोहतरमा आपको, सो प्लीज़ मेरी बात सुन ले। उसकी राह में किसी चट्टान की मानद जमते हुए वो बहुत ठहरे हुए लहजे में बोला था। आयशा ने खाइफ से अंदाज में उसे देखा था। बैठो, काउच की सिमत इशारा करता वो नरूठेपन से कहता उसके सामने टिक गया। मिस आयशा फंदी, क्या सुन रहा हूँ मैं कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती, बट वाई? तुम जानती हो कि तुम मेरी मांग हो, ठेकरे की मांग, और हमारे यहाँ ठेकरे की मांग को छोड़ने वाला बेगैरत कहलाता। और तुमने क्या सोचा कि मैं अपनी ठेकरे की मांग को छोड़ दूंगा? नो नेवर। हमारी शादी होगी और उसी तारीख पे होगी इंशाल्लाह, जिसका हमारे बुजुर्गों ने सोचा। सो ये ख्याल अपने दिल से निकाल दो कि मैं तुम्हारे फजूल इनकार से तुम्हें छोड़ दूंगा। दरअसल अभी तुम्हारी तलीम मुकम्मल नहीं हुई थी। शादी से फ़िलहाल इनकार की वजह यही थी जिसे तुमने अपने अंदाज में लिया। मगर अब तुम्हारी गलत फहमी दूर हो गई हो तो खुद को इस खूबसूरत हादसे के लिए तैयार करो कि जो लड़की मेरी खातिर खुद को चेंज कर सकती है वो हरगिज़ छोड़ी नहीं जा सकती। उसके हौन के चेहरे को झूलती लिट को पकड़ कर हल्के से खींचता हुआ वो उठकर चला भी गया। आयशा हवास बाख्ता से बैठी उसके अल्फाज पर गौर करती रह गई कि वो क्या क्या कर गया था।
मेहंदी की रात प्रोग्राम के मुताबिक उसका निकाह उस्मान हैदर से हो गया था। पहले उनकी मेहंदी की रस्म करना चाही गई थी, जिसे उस्मान ने सख्ती से मना कर दिया। मगर क्यों, आयशा के नाजुक एहसासात तो जज्बात बुरी तरह मजरूह हुए। बताया तो था कि भाई ऐसी रस्मों को पसंद नहीं करते, और वो खामोश रह गई। वो बहुत मजबी हैं, फजूल के गुनाहों से बचने की सही करते हैं जिनके बगैर गुजारा हो सके। वो काम ना भी किया जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या सिर्फ वही पक्के मुसलमान है, बाकी सब नाम के? उसे गुस्सा आया था। सिर्फ नाम की ही तो मुसलमानियत रहेगी हम में आयशा। हम सिर्फ अपनी खुशी देखते हैं, हमें खुदा की रज़ा और मज़हब की हसासियत का कहाँ एहसास बाकी रहा है। तुम खुद सोचो, ऐसा नहीं है मज़हब हमें एक एहसार, एक मखसूस हद में रहने का हुक्म देता है, जबकि हम अल्लाह की हदूद को तोड़ते हुए मुकम्मल तौर पर खुद में मगन है। हमें आक़िबत का खौफ नहीं, हमें जहन्नुम का ख्याल तक नहीं, हमें सिर्फ दीनवी ज़िंदगी का ख्याल है। निदा, जो खुद भी खासी मजबी थी, भाई के हक़ में बढ़ चढ़ कर बोलती रही, मगर वो लब भिंजे हुए थी। अपने इस ख़ास मौके को इस तरह से बेढंग रंग कर देने का जो सवाल उसके अंदर उठा था, वो किसी तौर नहीं दब पाया। उस्मान हैदर का वो धुंस भरा लहजा, जिसमें जाने मोहब्बत की रमक कहीं थी भी या नहीं, उसे लम्हों में अपने फ़ैसले से हटने पे मजबूर कर गई थी। वजह उसके अंदर की कमज़ोरी थी, जिसे भी था। बहरहाल वो उस शख्स को खोना नहीं चाहती थी। निकाह के बाद वो उसके पास आने के बजाय अपने दोस्तों के साथ कहीं निकल गया। वो उसका इंतज़ार ही करती रहेगी। रात के 2 बजे के बाद उसे जाकर पता चल सका कि उस्मान ने रुखसती से मना कर दिया है। उसके अंदर अजीब सा सन्नाटा फैल गया। इस अनोखी मंतक पे उसके अंदर जवार भाटे उठने लगे थे। जलती आंखों में इस इंसल्टिंग रवैये पे इतनी शिद्दतों से आंखों में बरसात उतरी थी कि जैसे सब की निगाहों से बचाने की खातिर से अपना भारी अरूसी लिबास संभालती उठकर अपने कमरे की जानिब भाग गई। उसने नहीं सोचा वहाँ मौजूद लातदाद नफूस ने उसके मुतल्लिक यूं उठ आने पे क्या सोचा। उसे तो बस अपनी हद तक का एहसास बुरी तरह से रुला रहा था। राहदारी का मोड़ मुड़ते हुए वो किसी के सीने से बुरी तरह टकराई तो नम पलके उठाकर ऊपर देखा। ब्लैक डिनर सूट में अपनी गजब की मर्दाना वजाहतों समेत वो उसके सामने था। अरे आप कहाँ भागी जा रही हैं? वैसे अपना कमरा उधर है। उसने हाथ से ऊपर इशारा किया। आयशा को उसके लबे पर मुस्कुराहट का शायबा सा महसूस हुआ था और आंखों में एक अनोखी जोत जलती हुई, मगर ये महज उससे अपनी निगाह का धोखा महसूस हुआ। रास्ते से हटिए, जाने दे मुझे। वो जैसे तड़खी थी, सुलग कर बोली। कहाँ चले, मैं ले चलूँ? वो उसकी नाजुक कमर के गिर्द बाजू माइल करने के इरादे से आगे बढ़ा तो आयशा बदक कर पीछे हुई थी। रास्ते से हटोगे या फिर मैं? रास्ते में नहीं हूँ, तुम जा सकती हो, वो इत्मीनान से कहता उसे सुलगा के रख गया। वो वाकई साइड पे खड़ा था। आयशा हलक में गिरते हुए आंसू के गोलों को नीचे उतारती तेज़ी से आगे बढ़ गई। उस्मान की पुरसोच निगाहों ने बहुत दूर तक उसका पीछा किया था। हीरा आपी के बारात के दिन वो बहुत बेदिली से तैयार हुई थी। अगर वो रुखसती से इनकार न करता तो ये उसका वलीमा का दिन होता। बेमहागी का एहसास उसके रगों पे में आयाशी सियाल की माने दौड़ता रहा था। डीप मैरून फुल काम से बोझल शर्ट और सुर्ख शलवार दुपट्टे में वो तमाम तर उदासी के बावजूद इतनी फ्रेश, इतनी जाज़िब नज़र और खिली खिली से महसूस हो रही थी कि उस्मान हैदर को निगाह बचाना दुश्वार अमर महसूस हुआ था। फराग पेशानी पे दमकती मैचिंग की महरून बिंदिया ने उसके सभी मुखड़े को कुछ और भी हसीन बना दिया। माँ वो चौंका था। स्टाइल से दुपट्टा एक तरफ शाने पे डाले वो जैसे ही पलटी, उस्मान हैदर उसका पिछला गला इंतहाई डीप देखकर लब भिंज कर रह गया। फिर वो किसी तरह भी खुद को उस पर बरसने से रोक नहीं पाया था। चेंज करो जाकर ये लिबास और 5 मिनट में बाहर आओ। किस काम से वो अंदरूनी हिस्से की जानिब आई तो उस्मान हैदर उसके पीछे ही दंदनाता हुआ आया था। क्या मतलब है आपका? इस लिबास को क्या हुआ? वो जो उसके जारहाना मूड को देखती कदरे खाइफ हो गई थी, सटपटा कर बोली थी। गला देखा है इसका? सुनो मोहतरमा, तुम अपनी अब मेरी फैमिली ही नहीं मेरी ज़ात का भी हिस्सा हो। इस किस्म की बेवाकी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। सो बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम, अंडरस्टैंड? उसे सुर्ख आंखों से घूरता हुआ वो जिस तरह आया था वैसे ही पलट भी गया। आयशा बुरी तरह से कलसती हुई बार रूप से कोई और लिबास ढूंढने लगी थी। माज भाई हीरा आपी के दूल्हा बहुत शानदार पर्सनैलिटी के मालिक थे। उस पर इनकार मेज़बाना शाइस्तगा लबो लहजा आयशा को तो हीरा आपी की तरफ से मुकम्मल तौर पर मुतमईन कर गया कि उनकी मधम मुस्कुराती हुई बार बार हीरा आपी की जानिब उठती निगाहें और हनान के लिए बहुत ख़ास अंदाज उनके साफ मुखलिस होने की दलील था। उसे उस्मान का यह फैसला इंतहाई मुनासिब लगा था। वलीमा की तकरीब में उसने दानता वाइट ड्रेस चूज़ किया था जिसका गला भी मुनासिब था। उस पर उसने सिर्फ उसकी खफगे से बचने की खातिर महरून स्काफ अच्छी तरह सर पर ओढ़कर दुपट्टा शानों पर बराबर कर लिया। उसका यह रूप इस कदर अनोखा और दिल मोह लेने वाला था कि तकरीब में मधु हर शख्स ने उसकी तारीफ की थी। बहुत सी निगाहों का मरकज़ बने उसे किसी की पुरतपिश गहरी निगाहों का एहसास कई बार बहुत शिद्दतों से हुआ था और इन निगाहों की खोज में उसने जब भी निगाह उठाई उस्मान हैदर को खुद से बेनियाज पाकर अंदर ही अंदर झुंझला कर रह गई। वापसी पे उसका मूड बहुत ख़राब था। आशी तुम उस्मान की गाड़ी में बैठो, मैं कब से तुम्हें ही ढूंढ रही हूँ, सारा उसके पास आकर बोली थी। तब उसकी झुंझलाहट शदीद किस्म की खफगी में ढल गई। क्यों, मेरे लिए कहीं और जगह नहीं है? लेकिन तुम्हारी असल जगह तो वही है ना?
एहसन उसका प्यारा सा खंडरा सा भाई जाने कब वहाँ आया था। उसके शानों पे झुककर बशात भरे लहजे में शरारत से गुनगुनाया तो आयशा खफीफ सी होकर रह गई। फजूल बात मत करो, एहसन के बच्चे नहीं जाना उनके साथ। पहली बात तो ये नोट कर लो, एहसन का भी कोई बच्चा नहीं है। हाँ, कोई शादी पे आमादा हो जाए तो चांस है। वो निगाहों की गिरफ्त पे सारा को रखता हुआ शोखो शंग लहजे में बोला। तब आयशा बुरी तरह से चौंकी थी। यकीनन वो सारा में इंटरेस्ट ले रहा था। जब भी तो वो हर मौके पे एहसन को वहाँ मौजूद पा रही थी जहाँ सारा का गुमान भी गुजरता था। कल भी वो किसी काम से किचन में थी जब वो अचानक आ धमका था। तुम? मैं समझा खैर एक कप चाय बना दो। वो मायूस सा होकर सर खुजाकर बोला था। आयशा ने अपने ध्यान में तवज्जो नहीं दी थी, मगर अब गौर करने पे पता चला तो वो खासा संजीदा था इस मामले में। उस्मान भाई से शर्म आती है? एहसन उसे छेड़ रहा था। वो झिम कर रह गई। बको नहीं। फिर उसके बड़ेपन की परवाह किए बगैर उसे धप रसीद करने के बाद पलटकर सारा को देखती हुई बोली थी, सुनो सारा, तुम अपने भाई के साथ चली जाओ, मैं एहसन के साथ आ रही हूँ। उसका बाजू पकड़कर खींचती हुई वो ज़बरदस्ती उसे गाड़ी तक ले आई जो मुसलसल ववेला कर रहा था। ए जालिम खटोर लड़की, सारा सेट अपसेट कर दिया। चलो मेरा नहीं तो अपने ही शौहर नामदार का ख्याल करती। कितने हीले बहानों से उन्होंने तुम तक रसाई पाई होगी और तुम महज मेरे कान खींचने के इरादे से उनके जज्बात तक से खेल गई। फजूल हाँकने जाओ, बस ये बताओ कि क्या मामला है ये। उसने गौर कर असल बात उगलवाना चाहिए। क्या मामला भाई? तुम मुझे मशकूक बना रही हो, यानी अपने ही भाई को, वो भी अपने ससुराल में। कुछ खुदा का खौफ करो लड़की, मेरा इरादा है हरगिज़ तुम्हारी नेक पारसा नन से फ्लर्ट करने का नहीं है। भले आज ही निकाह पढ़ा दो, बिल्कुल तैयार हूँ। गाड़ी बढ़ाकर मेन रोड पे लाता वो मुसलसल बोल रहा था। तुम तो तैयार ही हो, ये बताने की ज़रूरत नहीं। मामला तो उधर वाला आश्कार करो। कोई सिग्नल मिला? उसने बेसब्री से पूछा था। जवाबन एहसन सर्द आह भर के रह गया। अपनी ऐसी किस्मत का मोहतरमा, बहुत गरूर है, बिल्कुल अपने भाई की तरह। हमारे बहन भाई की किस्मत ही फूट गई मगरूर लोगों से दिल लगाकर। आयशा का चेहरा मुतगैर हो गया तो गोया उस्मान की इस बेइतनाई को सिर्फ वही नहीं किसी और ने भी महसूस किया था। एहसन उसके बाद भी बहुत कुछ कहता रहा मगर वो बिल्कुल गुमसुम हो गई थी। आओ न, रुक क्यों गई? फुरकान कैमरा हाथ में लिए हीरा आपी माज भाई के साथ पूरी फैमिली की तस्वीर बना रहा था। जब उसने बाहर अंदर झांका, आज मुकलावा था। कुछ देर में हीरा आपी जाने वाली थी कि माज भाई के पेरेंट्स अपनी फैमिली समेत उन्हें लेने आए थे। वो मुरवतन मुस्कुराती हुई आगे बढ़ाई। मैं चाय का पूछने आई थी, तुम्हें चाय बनाना आती है? एहसन ने हैरत की ज्यादती से आंखें फैलाई। मुझे खाना भी बनाना था, तुम बेफिक्र रहो। उसने मुंह चढ़ाया था। ओहो, सीधा कहो। उस्मान भाई को मुतासिर करने की खातिर पापड़ बेले जा रहे हैं। उस्मान की मौजूदगी में कही गई ये बात उसे सटपटा कर रख गई। अब कहाँ भाग रही हो? एक तस्वीर हो जाए उस्मान भाई के साथ। वो पीछे से हाँक लगाता रह गया। आयशा ने किचन में आकर दम लिया था। सारा वहीं थी। उसे यूँ बदहवास आते देखा तो पलट कर बोली थी, क्या हो गया भाई? क्या मान भाई पीछे लगे हैं? हाँ, बस वहीं तो पीछे नहीं लग रहे, बाकी सब कुछ है। वो जल भुन ही तो गई थी। धीरज धीरज यार, निकाह तो कर तो लिया है तुम्हारे साथ, अब क्या बिल्कुल पागल बनाना चाहती हो मेरे भाई को? सारा ने तो मजाक किया था मगर बात तो उसके दिल की थी जहाँ दर्द ही दर्द था। जब भी लम्हा भर में बेगी आंखें चलकी थी और जब्त के बंद टूट गए। तुम्हें नहीं पता है सारा, तुम्हारा भाई कैसा कठोर है। मेरे नाजुक जज्बों को किसी तरह नहीं पमाल किया उसने, उस बेकदर बेहिस ने। कि आशी क्या हुआ यार, संभालो खुद को, टेक इट इजी। उसके यूँ रोने पे सारा तो बुखला कर रह गए। लो भाई खुद आ गए, अब बताओ इन्हें क्यों रो रही हो? उस्मान जो अपने ध्यान में अंदर आया था उससे सारा के शाने पे सर रखे बलकते देखकर ठटका और इशारे से ही वजह पूछी थी। आयशा एक झटके समेत अलग हुई तो पहली निगाह ही उसकी इस्तजाबी सवालिया निगाह से टकराई थी। वो सरहद से रुख फेरे भीगे गाल लगड़ने लगी। क्या मसला है? उस्मान मजीद 2 कदम नज़दीक हुआ था। पता नहीं भाई, मुझे तो कुछ नहीं बताया, आप ट्राई करें शायद कुछ जान पाए। सारी जिम्मेदारी इस पर डालती खुद कुतरा कर निकल गई। पीछे ही वो भी लपकी मगर वो सरहद से राह में हायल हुआ था। मादाम कुछ हमें भी खबर होना चाहिए कि ये नियर क्यों बहाए जा रहे थे। दोनों हाथ पुश्त पे बांधे वो पूरी तरह से उसकी सिमत मतवज्जे था। आयशा ने निगाह उठाई थी और जख्मी नजरों से उसे देखा था। बोलो भाई, मुझे और भी काम है। वो उसकी आंखों में झांक कर गालबन मुस्कुराया। आयशा को तो ऐसा ही लगा था, बहुत कम उसने उसके लबों पे मुस्कान देखी थी। तो करें काम जाकर, मुझसे क्या कहते हैं? वो भीगी आवाज़ में तड़क कर कहती। तेज़ी से किचन से निकल गई। उस्मान वहीं खड़ा रह गया। निकाह की तस्वीरें आ गई थी। उसने एक बार नहीं बार बार देखी और गुमसुम सी हो गई। कहाँ खो जाती हो बार बार? हालांकि अभी तो भाई तुम्हारे आसपास ही हैं। निदा ने उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाई। हाँ हाँ, वो चौंकी और खामखा मुस्कुराई। आइडिया क्यों ना भाई की बर्थडे सेलिब्रेट की जाए, जो कि सरप्राइज़ होगा। अगर भाई खफा हुआ तो आशी है ना, कह देंगे इसी का आइडिया था। निदा अचानक पुरजोश हुई थी।
आयशा ने ध्यान नहीं दिया। उसकी तमाम सोचें तफक्कुर समेत एक ही मरकज़ पर ठहरी थी। हर तस्वीर में उस्मान की संजीदा सूरत उसके हर खदशे की गवाह बन बैठी थी। तो गोया महज अपनी बहन का घर बसाने की खातिर उसने उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया था। रुखसती डेले करके वो बहुत अच्छी तरह से उसे जता चुका था उसकी ज़िंदगी में कहीं भी उसकी ज़रूरत नहीं। उसके अंदर जैसे पंख लग गए थे। वो मम्मी की बातें भी ध्यान से न सुन पाई जो वो उसे मशवरे के तौर पर कर रही थी। उन्हें एहसन की ख्वाहिश बहुत मुकद्दम थी और सारा उसी कदर अजीज़। जब भी उन्होंने अपने टूर की मुद्दत बढ़ा दी थी और इस इरादा मंगनी करने का था, जबकि एहसन निकाह पे जोर दे रहा था। जब साला साहब मेरी बहन से बराह रास्त निकाह कर सकते तो मैं उनका साला होकर क्यों पीछे रहूं। एहसन की खुशी उसके अंग अंग से छलकती सरशारी से आया थी। दूसरी जानिब सारा थी झिम्पी झिम्पी शर्माई हुई। इस रूप में इतनी हसीन नजर आती कि निगाह नहीं ठहरी थी। इस पर उसे अपने अंदर कुछ टूटता महसूस हुआ। एहसन की शोखी शरारत और छेड़छाड़ उसके अंदर की महरूमी को हवा दे रही थी। उस्मान की नज़र अंदाजी और बेअतनाई उसकी ज़िंदगी के खूबसूरत तरीन लम्हों को बुरी तरह से निकल रही थी और वो इतना रूड था कि एहसास तक नहीं था अपने रवैये की बदसूरती का। फिर क्या कहते हो आशिया, हमें एहसन का निकाह ही कर देना चाहिए। वहाँ जाने के बाद पासपोर्ट बनवा के एहसन को भिजवा देंगे, आके सारा को ले जाएगा। पापा ने वापसी जाने के बाद अब जो कुछ भी करना था मम्मी को ही करना था और वो जल्द से जल्द इस मामले को निपटाना चाह रही थी। आयशा का अपना ज़हन कशीदा था, सो हूँ हाँ में जवाब देकर वहाँ से उठ गई थी, जबकि मम्मी जैसे किसी हतमी फैसले पर पहुँच कर मुस्कुरा दी थी। घर की ही बात थी। यूँ एक छोटी सी घरेलू तकरीब में नहायत सादगी समेत एहसन का निकाह सारा से पढ़ा दिया गया। भाई ये तो बेइंसाफ़ी है। उस्मान भाई की पुरानी दुल्हन को आज भी इतना हसीन लगने का हक नहीं था। इन दोनों की चमक दमक के सामने तो हम बेचारे पुराने लग रहे हैं। उस्मान रोती हुई सारा को जिस पल चुप करवाने साथ आकर बैठा निदा ने कहा। ज़बरदस्ती कहका उमड़ आया था। बिलाशुबा उस्मान हैदर वाइट पैंट कोट में बहुत जच रहा था, जबकि आयशा डीप रेड कामदार साड़ी में मलबूस इस कदर चार्मिंग नज़र आ रही थी कि हर निगाह जैसे इस पर आकर ठहर रही थी। आयशा बुरी तरह से ब्लश होती तेज़ी से वहाँ से उठ गई। फिर वो दांस्ता आसपास नहीं आई कि उस्मान के हवाले से उछाले गए शौक फिक्र और जवाब में उसकी बेइतनाई उसके अंदर एहसास से ज़िया को बढ़ा रही थी। वो इस एहसास को भुलाकर मगर रहना चाहती थी, मगर ये बहुत दुश्वार था। बहुत तो दुश्वार। सालगिरह की शाम सब के साथ उसने भी उसे विश करने की गलती कर ली थी। विशिंग कार्ड, फूल और कीमती परफ्यूम का सेट गिफ्ट किया था। वो सब की मौजूदगी में तो चुप रहा था, मगर बाद में जब वो फुरकान की फरमाइश पे कटलेस के साथ चाय बनाने के लिए किचन में उसके पीछे चला आया था, आहट पे पढ़कर देखने पे उसका दिल बहुत नए अंदाज में बहुत रदम से धड़क उठा था। कोई ज़रूरत नहीं इस किस्म की फजूल और घटिया किस्म की रस्मों में रुपया ज़ाया करने की। जो कुछ तुम्हारे दिल में वो मैं यूँ भी जानता हूँ। ये तुम्हारा आइडिया था, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। सालगिरह के मौके पर जबकि हमें खुदा से अपनी साबका ज़िंदगी की गलतियों से माफ़ी मांगकर आइंदा के लिए ताइब होना चाहिए। हम तालियां पीटकर, केक काटकर, शम्मे जलाकर क्या साबित करने की कोशिश कर रहे होते हैं? सिर्फ हमाकत कर रहे होते हैं। एक एक लफ्ज़ चबा कर कहता वो उसका धुआं होता चेहरा नहीं देख पाया था। हमें अब जबकि अपनी ज़िंदगी का बाकी मानदा सफ़र साथ तय करना है तो फिर क्यों नहीं तुम खुद को मेरी पसंद के मुताबिक ढाल लेती? आयशा अफंदी, क्या मुझे अपने फ़ैसले पर पछताना पड़ेगा कि मैंने तुम्हें अपनाने का फ़ैसला गलत किया है? किसी खूबसूरत बात की आस में बेतहाशा धड़क उठने वाला दिल जैसे अंदर ही अंदर गहरी खाई में जा गिरा। उसने महसूस किया था उसके गाल बहुत तेज़ी से भीगे हैं, तो गैर महसूस अंदाज में रुख फेर गई और वो उसके आंसुओं का तर चेहरा देखकर भी अनजान बना मज़ीद चरखे लगाता रहा। आपके गिफ्ट्स मेरे रूम में टेबल पर रखे हैं, उन्हें उठा लीजिए। अभी तक मैंने कुछ गिफ्ट नहीं किया, आपको यूँ लेना अच्छा नहीं लगेगा। ये वो चला गया था और आयशा बेबसी से रोती रह गई। उसके बाद वो बहुत महतात हो गई थी, ख़ासतौर पर उस्मान हैदर की मौजूदगी में। यही वजह थी कि वो उसकी मौजूदगी में बिल्कुल चुप हो जाती थी। उस वक्त भी वो उस एहसास से गाफिल थी कि किसी की पुरतइश गहरी निगाह उसकी सियासत को मुस्कुरा कर देख रही थी। मम्मी का इरादा मज़ीद रुकने का था, जबकि एहसन निकाह के पेपर्स और शादी की तस्वीर लेकर यूके फ्लाई कर गया था ताकि कागजात तैयार होते ही सारा मम्मी के साथ ही वहाँ पहुँच जाए। वापसी के वक्त उसकी उदासी और बेकरारी और निगाहों का भटक भटक कर सारा के सभी चेहरे पर ठहरना आयशा के अंदर एक अजीब सी महरूमी और एक किस्क को जन्म देता रहा था। उसकी ज़िंदगी में क्या था, सब कुछ होते हुए भी जैसे कुछ नहीं, और सारा सिर्फ उस्मान हैदर की बेअतनाई और बेनियाजी के बाइस था। दिसंबर की आखिर था, नया साल शुरू होने को था। सर्दी की शिद्दतों में फ़िज़ाएँ हमा वक्त तैरने वाले कहरे ने कुछ और भी इजाफा कर दिया। जब चुपके से 31 दिसंबर की शाम भी उन्हें इस साल के इख्तिताम की नवीद सुनाई, रात की तारीखियों में गुम हो गई। भाभी भाई को हैप्पी न्यू ईयर ज़रूर विश करना, कुछ तो नयापन हो जिस्त में। भाई तो बस बहुत ही फीकी ज़िंदगी जी रहे हैं। एहसन भाई को देखो, है रोज़ रोज़ फ़ोन करते हैं सारा को, मगर एक हमारे भाई हैं सुनहरे मौके गिनाते जा रहे हैं। निदा कब उसके पास आकर खड़ी हुई उसे खबर ना हो सकी कि वो अपनी सोचों में इस बुरी तरह से घिरी थी, मगर जब वो बोली तब उसके लबों पर शिकस्ता से मुस्कुराहट लम्हा भर को उभर कर मादूम हो गई थी। निदा की बच्ची, चाय बनाने आई थी तुम?
नोमी ने सर अंदर डालकर उसे मज़े से स्टूल पर चढ़े बातें चटखारते देखा तो बोला था, तुम्हारी नौकर नहीं हूँ, जब देखो जनाब कुछ ना कुछ ऑर्डर कर रहे हैं। जवाब में वो तड़क कर बोली थी, जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक तुम ही मुलाजमा हो, फिर बीवी आ जाएगी तो तुम्हें कौन पूछेगा, चलो चलो चाय बनाओ। अंदाज साफ चिढ़ाने वाला था और वो चिढ़ भी गई। हाँ तौबा, अच्छी तरह जानती हूँ तुम मर्दों की नेचर को, चाहे किसी रूप में हो देते हो तुम उसे मुलाजमा का ही दर्जा हो, बस काम चाहिए। मगर मिस्टर नुमान, औरत मशीन नहीं है, गोश्त पोश्त की बनी हुई और जज्बातों एहसासात में मर्द से बहुत नाजुक। उसका गला भराया तब लब भिंचती हुई दोनों को शशर छोड़े किचन से निकल भागी। किसी का गुस्सा किसी पे निकला था, अंदर भरा गुबार कुछ भी कम ना हुई हुआ तो अपने कमरे में घुसकर कितनी देर तक तकिए में मुझ पर आंसू बहाती रही थी। पता नहीं क्या हो गया, मैं अंग्रेज़ हिंदुओं की तमाम जाहिलाना रस्मों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा क्यों कर बना लिया। हमने इस्लाम का सबक, खुदा के अहकामात और अपने अहम फ़राइज़ को पसे पुश्त डालकर हम इन बेकार और फजूल रस्मों की अदायगी में वक्त और पैसे का ज़िया करते खुशी में अधमुए होते, ये तक नहीं सोच पाते कि आखिर हम कहाँ जा रहे हैं। माई गुडनेस, ये ज़िंदगी क्या एक इम्तिहान का है जहाँ हमें एक खाली पेपर देकर भेजा गया, सवालनामा हमारे हाथ में शर और खैर की, हमें तमीज़ सिखाने को अक्ल सलीम अता हुई और हम इसी अक्ल सलीम को किस मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी दानिश्वर का कौल है, कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया। ये वक्त है खुद अपने एहतसाब का, हमें अपने गिरबान में मुंह डालकर सोचना है, हम जो कह रहे हैं वो हमारे लिए कितना अच्छा और कितना बुरा। क्या हम भी हंसी की चाल चलने की ख्वाहिश में अपना चाल चलन भूल नहीं चुके हैं। भाप उड़ाता चाय का मग उसके सामने था और वो बेतकान बोल रहा था। अभी कुछ देर कबल ही जब वॉल क्लॉक की सुइयां 12 के हिंसों पे बाहम मिली, फिजा में फायरिंग, पटाखे और शोर की आवाज़ें बिखरी थी जो वक्फे वक्फे से गूंजती रही थी। इस किस्म के हंगामों में शरीक होने वालों में फुरकान और नोमी भी शामिल थे, जिन्हें वो ज़बरदस्त डांट डपट के साथ नीचे लाया था। और अब पिछले 10 मिनट से इनकी ब्रेन वॉशिंग जारी थी। तमाम बड़ों के लबों पे दबी दबी मगर तफाखुराना मुस्कुराहट थी, जबकि तमाम यंग जनरेशन ख्याहट ज़दा थी। चलो उठो, सो जाके, ताकि सुबह नमाज के वक्त पर आंख खुल सके। उन्हें मजीद शर्मिंदगी से बचाने की गर्ज से कहता वो खुद भी उठ खड़ा हुआ था। आयशा जो तब से बिल्कुल खामोश एक कोने में दबकी बैठी थी, धीरे से उठी और खाली मग्गों से भरी ट्रे लेकर चुपके से बाहर निकल आए। चाय बहुत अच्छी थी, उसके लिए जज़ाकल्लाह। और हाँ, सुबह नमाज के बाद दुआओं में मेरी कामयाबी की दुआ भी ज़रूर मांगी है। एक्चुअली मैं बाहर जाना चाह रहा हूँ। वो जो पलटे बगैर बहुत खामोशी से उसकी बात सुन रही थी, आखिर बात पे भौंची सी रह गई। झटका खा के मुड़ी, आंसू से लबरेज आंखें किसी भी पल छलक जाने को बेताब थी। उसकी बहुत निगाहें बहुत ध्यान से उसे देख रही थी। आयशा के दिल पे जैसे घुनसा लगा था। हाँ चले जाइए, आपको चले ही जाना चाहिए, और सुनिए शादी भी वहीं कर लीजिएगा, सुना आपने। वो हज़यानी अंदाज में चीखी, चारों कतार रो रही पड़ी थी। सुन लिया है, बहरा तो नहीं हूँ, मगर तुम रो क्यों रही हो। अजीब बीवी हो भाई, शादी की इजाज़त भी देती हो और वो भी इस तरह के बंदा। डोंट टच मी उस्मान हैदर। अब आपको खौफ नहीं आया कि कोई आ जाएगा। ये आपका बेडरूम नहीं किचन है। उसे कदम बढ़ाकर अपने नज़दीक आते देखकर वो बदक कर पीछे होती चीखी थी और उसकी मजीद सुने बगैर भागती हुई निकल गई थी। मामला कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो चुका था। वो सर पे हाथ फेर के रह गया। उसने मम्मी से वापसी का तकाजा किया था, जो उन्होंने फिलफौर रद्द कर दिया। बट वाई मम्मी, मैं वापस क्यों नहीं जा सकती। वो गमो गुस्सों की ज़्यादती से बेरब्त तो होने लगी थी। जनवरी का पूरा महीना ज़ाया हो चुका था, मगर एहसन ने इधर से पासपोर्ट मिलने की नवीद नहीं सुनाई। और मम्मी इस इंतज़ार में थी, मगर वो उकता गई थी इंतज़ार से, हर शय से, यहाँ तक कि खुद अपनी ज़ात से भी। फिर उसके ज़ोर पकड़ते तकाजे और इधर से एहसन के फ़ोन पे कि अभी चंद प्रॉब्लम्स है, कुछ देर लगेगी। मम्मी ने वापसी का कसद कर लिया। गो कि वो उसे साथ नहीं ले जाना चाहती थी, तो उसकी वजह बड़े अब्बा दादो का रुखसती पर जोर था, मगर उस्मान हैदर की इस मामले में खामोशी मानी खेज थी। तब मम्मी ने अपना फैसला सुना दिया। अभी नहीं, 1 साल बाद का प्रोग्राम रख लेते। बड़ी अम्मी दिल महसूस कर रह गई कि कुछ कह भी नहीं सकती थी। जब उनका बेटा ही कुछ एक्शन नहीं लेना चाहता था तो फ़िलहाल खामोशी से भली थी। इन लोगों की टिकटें ओके हो चुकी थी। उस्मान हैदर ने ही इनकी वापसी के लिए टिकटें कंफर्म करवाए थे। आयशा की तमाम शौकिया शरारतें जानने कहाँ खो गई थी। उसे एक ना टूटने वाली चुप लग चुकी थी। 3 दिन बाद की फ़्लाइट थी जब वो मम्मी के साथ छोटे चचा के घर चली आई कि चचा कब से अपने यहाँ आकर रहने का मम्मी से इसरार कर चुके थे। मम्मी के साथ जब वो भी तैयार हुई तो सारा ने लब भींच लिए। भाई से भाग रही हो आशी। उससे गले मिलते हुए उसने जितनी आहिस्तगी से कहा था वो उतने ही ज़ोर से हंस पड़ी। अजीब हंसी थी जिसमें आंसुओं की आमेजिश साफ महसूस की जा सकती। इस तरह मत हंसो आशी, सारा के दिल को कुछ हुआ था। फिर किस तरह हंसू। इस शहर की बेमहर हवाओं ने, सतम के लोगों ने मुझे इस तरह हंसना सिखाया। आंखों के नम गोशे साफ करते हुए वो गाड़ी में जा बैठी, जबकि सारा ग्रे खूबसूरत कढ़ाई के शलवार सूट में मलबूस हंसते मुस्कुराते उस्मान हैदर को शाकी निगाहों से देखती अंदर चली गई थी। खिड़की के यख बस्ता शीशे से नाक चिपकाए वो यासियत भरी निगाहों समेत बाहर लॉन में फैली धुंध भरी शाम को रुखसत होते देख रही थी। अलील सुबह
6 बजे की फ़्लाइट से उसे मम्मी के साथ इस मुल्क को छोड़ जाना था। गो कि ये उसका अपना फ़ैसला था, मगर दिल पता नहीं क्यों फिर भी बोझल सा था। बाहर फैली धुंध-आलूद शाम की तरह उसकी आंखों में भी धुंध फैलने लगी थी। तभी दरवाज़ा नॉक हुआ था। उसने यूं ही खड़े खड़े गर्दन मोड़कर देखा और साकत रह गई। उस्मान हैदर नेवी ब्लू पैंट कोट में मलबूस अपने छा जाने वाली दिल रुबा शख्सियत समेत मुस्कुराता हुआ अंदर आने की इजाज़त तलब कर रहा था। उसके चेहरे से नहीं, आंखों से भी तहीर छलका था। आप जनाब कैसी हैं आप? वो मुस्कुरा रहा था। सुना है कल सुबह रवानगी, हमने सोचा खुदा हाफिज़ कह आएँ। गहरी मुतबस्सुम निगाहें उसके चेहरों पे जमाए वो भारी लहजे में गोया हुआ था। कह दिया खुदा हाफिज़, अब जाएं। वो रुख फेर के जब्त खो गई। अरे अरे, वो गड़बड़ाता हुआ सरत सा उसके सामने आया, फिर पुष्ट पे छुपाया हाथ सामने कर दिया। जस्ट फॉर यू। सुर्ख महकते हुए तरोताज़ा गुलाबों का फ्रेश बुक्के उसकी सिमत बढ़ाए वो मुस्कुरा रहा था। रूठा रहे मुझसे ये मंजूर है, लेकिन यारो उसे समझाओ मेरा शहर न छोड़े। उस पर झुककर बोझल सरगोशियाना लहजे में बोला था। मानोगी न मेरी बात? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो जो उसके बदले हुए अंदाज पे हैरान कभी उसे कभी सुर्ख गुलाबों को देख रही थी, मुंह फैलाकर नरोठेपन से बोली, और अगर मैं ज़बरदस्ती रोक लूँ तो? लहजा मानी खेजी लिए हुए बहुत इस्तहाक जताता हुआ सा था। आयशा का दिल सीने के अंदर डोल कर रह गया। और मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, ये बात तुम लिख के भी रख लो। फैसले करने लगे हो मेरे? तुम मेरे कौन हुआ करते हो? उसकी ज़बान फैली थी और बड़ा बरजस्ता शेर बरामद हुआ था। वो कुछ मुतहिर, कुछ हैरान होता उसे देखता रहा, फिर बुक्के साइड पे रखते हुए उसे शानों से थामकर ज़बरदस्ती अपने मुकाबिल कर दिया। सुनना चाहती हो तो सुन लो। मैं तुम्हारा शौहर हूँ, यार दिलदार हूँ, खासुल खास महबूब हूँ। फिर भी क्या तुम्हारे फैसले नहीं कर सकता? उसका लहजा बहुत ख़ास था और निगाहें उसे उस निगाहों का सामना दुश्वार महसूस हुआ। या अल्लाह, आज इन्हें क्या हो गया? वो घबराई थी। हटिए, छोड़े मुझे, भूला तो नहीं, मुझे कुछ भी नहीं। वो हनूज खफा थी। छोड़ो ना यार, वो तो बस एक फजूल सी हमाकत थी। पता है, जब मेरे दोस्त को पता चला कि मेरी ऐसी कज़न जो बचपन से मुझसे मंसूबे पाकिस्तान आई है और मेरी अनकरीब शादी मतवक्के है, तो उसने मुझे ऐसे ऐसे नादिर नायाब मशवरों से नवाजा जिनसे मैं तुम्हें यकीनन सुधार सकता था। और मेरी अक्ल देखो को उसकी बातों में आ गया और तुम्हें कदम कदम पे डिसहार्ट करता चला गया। इसके लिए रियली सॉरी। प्रॉमिस आइंदा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तुम वाकई मुझे अजीज़ हो। जब तो अपनी आदत और नेचर के ख़िलाफ़ तुम्हें वैलेंटाइन डे के दिन विश करने आया कि अगर मोहब्बत करने वालों की तरह इस मौके पे भी पीछे रह गया तो शायद कभी आगे ना बढ़ पाऊँ और तुम हमेशा मुझे गलत समझती रहो। मगर तुमने इतने अरमानों से ख़रीदे गए मेरे फूलों को यथाटिक नहीं देखो ज़रा, वो तुम्हारी बेइतनाई महसूस करके कैसे मुरझा से गए हैं। वो इशारे से बुक्कों की सिमत मुतवज्जह करता मस्कीनियत से बोला तो आयशा बेसाख्ता मुस्कुरा दी थी। ओह थैंक्स, इसका मतलब है लड़ाई ख़त्म और सुलह। मिलाओ हाथ। वो पटरी से उतरता हुआ अपनी छोड़ी शफाफ हथेली फैलाकर बोला तो आयशा ने खशमगीन निगाहों से उसे घूरा था। किस खुशी में मिलाऊं हाथ? मुंह धो रखो हो ना, सोचे भी मत इतनी जल्दी माफ़ कर दूंगी। वो मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ाई थी। ओहो, उसका मतलब है मुझे आज ही अम्मी से बात करनी पड़ेगी। वो बोला था। कैसी बात? वो ज़रा सा चौंकी। तुम्हें अपने प्यार की हथकड़ी पहनाने की बात, यानी रुखसती की। वो उसे घूर के धमकाने वाले अंदाज में बोला था। क्या बात है प्लानिंग की? माशाल्लाह, मैं यहाँ होंगी तो रुखसती होगी ना, उसने तलखी से कहा था। जवाबन वो ज़ोर से हंस पड़ा। तुम कहीं जा भी नहीं रही हो। सो स्वीट माई चार्मिंग वाइफ, क्योंकि मैंने सिर्फ खाला जाने की ही टिकट ओके करवाई थी। सो सिर्फ वहीं जा रही है। तुम्हें भी जाना है, मगर रुखसत होकर मेरे बेडरूम में। सो इस बाज़ाब्ता मुलाकातों मिलाप के लिए ख़ुद को तैयार रखो। बाकी बातें यानी बगैर सेंसर के वहीं होंगी। गुड बाय। वो चिढ़ाने वाले अंदाज में हंसता हुआ उसके गाल पे हल्की सी चुप्पी लगाकर बाहर निकल गया। वो कुछ देर हैरान रहने के बाद बेसाख्ता झिमक कर मुस्कुरा दी थी। ज़रा सी वजाहत, ज़रा सी तवज्जो, ज़रा सा अल्तफ़ात उसके सारे शिकवे, गिले और थकन को किसी दूर ले जा चुके थे। उसने आंखें मीच कर इस एहसास को महसूस करना था और यूं ही बेड पे बैठ गई तो हाथ गुलाबों के बुक्कों से जा टकराया था। उसने उठाकर नाक के करीब ले जाकर सूंघा तो उसमें रखा अध खुला कार्ड निगाह की गिरफ्त में आ गया। उसने चुटकी में पकड़कर कार्ड खोला था। अमजद इस्लाम अमजद की नज़म कासिद बनी खूबसूरती समेत मुस्कुरा रही थी। खुशबू की पोशाक पहनकर कौन गली में आया है, कैसा ये पैगाम रिसा है, क्या क्या खबरें लाया है। खड़ी खोल के बाहर देखो, मौसम मेरे दिल की खबरें तुमसे कहने आया है। उसके लबों पर भरपूर मुस्कुराहट बिखरती चली गई थी। वो उठी थी और भागकर खिड़की तक आ गई थी। ग्लास विंडो के पार धुंधले गुबार में उसे लॉन में हयोला सा नजर आया, जिसने उस अक्स को पाते ही हाथ हिलाया था। उसके लबों पे मौजूदा मुस्कुराहट मजीद गहरी हो गई। उसने पलट कर देखा, उसे लगा था जैसे गुलाबों की महक और ताजगी कुछ और बढ़ गई हो। ये सही था
कि हम इन फजूल रस्मों में हर साल करोड़ों रुपए ज़ाया कर देते हैं, मगर कभी कभार अगर किसी रूठे हुए को मनाने के लिए ऐसे मौक़ों का सहारा ले लिया जाए तो कुछ ऐसा बुरा भी नहीं, मगर एक हद में रहते हुए, जैसे कि अभी पल के 2 पल में उसके अंदर बाहर के मौसम यखलत बदल गए थे। ये धुंध भरी शाम उसकी ज़िंदगी की तमाम यासियत और बेजारी अपने साथ ले गई थी। तो ये था आज का अच्छा सा नावल। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप लोग नीचे कमेंट्स में मुझे बताइएगा आगे आप लोग कौन सा नावल सुनना चाहेंगे, किस कैटेगरी का सुनना चाहेंगे, तो मैं उसी कैटेगरी का आप लोगों को अच्छा सा कोई रोमांटिक नावल सुनाऊंगी। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।